बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पॉलिटिकल अनरेस्ट कंटिन्यू है, ख़त्म नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश की सिचुएशन आपके सामने है, वहाँ पर क्या हालात है कुछ देर में उसके ऊपर भी बात करते हैं। आज की 5 बड़ी खबरें वहाँ से क्या हैं वो भी मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में भी हालात कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, पॉलिटिकल अनरेस्ट के एतबार से वो भी बढ़ता जा रहा है। आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में क्या हुआ ये भी हेडलाइंस हैं, क्योंकि कुछ देर पहले मैं वहीं से होके आ रहा हूँ। और जिस तरह से बिल मंजूर किया जा रहा है, एक मुतनाज़ कानून जिसकी अब से कुछ देर पहले कौमी असम्बली ने फिर सेनेट ने मंजूरी दी, और अपोजिशन जमात के मैंडेट को ना मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका रास्ता रोकने के लिए जिस तरह से कानून साजी की गई है, उसकी वजह से कम अज़ कम मैं तो नहीं ये समझता कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने वाली है। तो अनरेस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा, एक तो पॉलिटिकल जमातों के दरमियान आपस में भी, और एक जिस तरह से फैसला दिया गया यानी सुप्रीम कोर्ट के साथ भी तनाव जैसी सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस जिस साइड पे खड़े हैं, पार्लियामेंट उस साइड पे खड़ी दिखाई नहीं दे रही। और आज उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 में वो मुतनाज़ कानून या वो तरमीम जो है वो मंजूर कर ली, जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का मेजॉरिटी में दिया जाने वाला फैसला जो है उस पर असरअंदाज हो सकती है कहीं ना कहीं। तो इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट जारी है। ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो नंबर्स इस टाइम नहीं है कि वो सिंपल कानून साजी का रास्ता रोक सके, लेकिन कानून को समझने वाले या आईनी माहिरीन हैं वो एक ही राय दे रहे हैं कि इस सिंपल सी कानून साजी से आप आईनी स्कीम को नहीं बदल सकते या आईनी तरमीम आप नहीं कर पा रहे, चूँकि तो इस सिंपल सी कानून साजी से आप वो अचीव नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं। ऑब्वियसली ये चैलेंज होगा, वापस जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। तो आने वाले दिनों में आपको पॉलिटिकल अनरेस्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट शोडाउन भी वापस नजर आएगा, क्योंकि ये हर हाल में चैलेंज होना है। अगर कल को कोई भी फैसला आता है, लेट्स सपोज सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन देती है, क्या उसके मुकाबले में उसको काउंटर करने के लिए वापस आप पार्लियामान में कोई कानून साजी कर लेंगे? अगर यही सिचुएशन होती तो इमरान खान की हुकूमत तो फिर कभी ना ख़त्म होती। 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद हुआ तो वहाँ पर भी कानून साजी इसी किस्म की हो जाती। कह देते कि जनाब हम तरमीम कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें कोई हुक्म दे, तो उसके नतीजे में इस तरीके से कोई ना कोई काउंटर आर्गूमेंट डाल के कहते कि अमल दरामद नहीं होगा। बहरहाल ये इस वक्त की सिचुएशन है, अनरेस्ट इसी तरह से जारी है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर क्या हुआ वो तो आपने जान लिया। अब पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाहर आ जाइए, जहां पर पीटीआई का भूख हड़ताली कैंप आज भी जारी था। अलामती भूख हड़ताली कैंप था, लेकिन आज उसमें डिफरेंट क्या हुआ वो बता देता हूं आपको। आज हुक्मरान इत्तेहाद की 2 अलग अलग जमातों के लोग जो हैं वो पहुंचे पीटीआई के कैंप में। पहले आए सलीम मानवी वाला जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, सेनेटर हैं, और आके उन्होंने लोगों से हाल चाल पूछना शुरू किया। जो पीटीआई के अरकान थे वहाँ पर बैठे, गपशप भी हुई, बल्कि इवन उनकी अपनी राय में वो भी जब उनसे सहाफ़ियों ने क्वेश्चन किया कि ये मुतनाज़ कानून साजी होने जा रही है, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का रास्ता रोक सकती है। तो वो सुप्रीम है और वहीं से फैसला आना है, उसी के ऊपर अमल दरामद होना है, जो कि इस वक्त कानूनी और आईनी पोजीशन है। एनीवेज, सलीम मानवी वाला साहब आए, लोगों से हालचाल पूछा, उन्होंने गपशप की और फिर रवाना हो गए। फिर थोड़ी देर बाद सबसे दिलचस्प सूरत-ए-हाल उस वक्त पैदा हुई जब तारिक फजल चौधरी साहब जो मुस्लिम लीग नून के हैं वो आए अपनी तरफ से इजहार यकजहती करने या लोगों से हाल चाल पूछने, वॉट एवर जो भी आप कहते हैं, कर्टसी में जैसे लोग आ जाते हैं। तो वो भी आए, आके शेख वकास अकरम के साथ वो उन्होंने ज़रा गले शले लगे। शेख वकास अकरम ने भी उनका इस्तकबाल किया। तो सारे जर्नलिस्ट ज़रा उनकी तरफ हुए कि भाई ये ज़रा ब्रेकिंग न्यूज़ है कि PMLN के हुक्मरान इत्तेहाद के लोग PTI के कैंप में आने लगे। तो जब उनसे बातचीत हो रही थी, तो बल्कि दोनों का मुकालमा हो रहा था, तो शेख वकास अकरम जो PTI के MN हैं, उन्होंने तारिक फजल चौधरी जो कि मुबैना तौर पर, हमें तो खैर सिचुएशन क्लियर पता है लेकिन फिर भी एहतियातन हम कह देते हैं मुबैना तौर पर वो फॉर्म 47 के जीते हुए उम्मीदवार है या MNA है, तो उनके मुंह पर वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जनाब हमारा जो मुतालबा है, हम किस लिए यहाँ पे बैठे, वो इसलिए कि हमारा जो चोरी किया गया मैंडेट है वो वापस किया जाए, और असम्बली में बैठे हुए जितने फॉर्म 47 वाले हैं इनको बाहर निकाला जाए। और इशारा उन्हीं की तरफ था, फॉर्म 47 वालों की तरफ, जो कि ख़ुद तारिक फजल चौधरी साहब जिसके एक तरह से वो शिकार बनते हैं अगर ट्रू सेंस में देखा जाए। फिर तारिक फजल चौधरी साहब भी कह देते हैं कि जनाब देखें, ये तो आपका दावा है ना, जब होगा, जब मामला खुलेगा फिर पता चलेगा, जब हकीकत सामने आएगी। तो वो भी बड़े पुरुम्मीद हैं कि कुछ नहीं हो सकता, हम इधर ही हैं।
तो दूसरी जाने पीटीआई के लोग इस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो जारी रखे हो। तो आज मुख्तलिफ जमातों के लोगों के आने का सिलसिला जारी था, बल्कि एक दिन मैं सुन रहा था ख्वाजा आसिफ साहब भी गुजरते कहीं कह रहे थे अगर मुझे हुक्म करें तो मैं खाने पीने का बंदोबस्त इन लोगों के लिए कर सकता हूँ। तो ये जो फॉर्म 47 वाले लोग हैं ना, उनकी एक नेक्स्ट लेवल की क्या कहते हैं वो नज़र रखते आते जाते कि ये जो एहतजाज हो रहा है, अलामती भूख हड़ताली कैंप है, कब तक जारी है। तो वो जब उससे कॉरिडोर से गुजरते हैं तो यकीनन उनकी नज़र पड़ती है इसकी तरफ, लेकिन क्या करें, उनके भी मामला चल रहे हैं तो वो इसी तरह निकल जाते हैं। एनीवेज़, जो कल सवाबी में जलसा हुआ उसकी मैं देख रहा था, इंटरनेशनल कवरेज बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। आज भी आर्टिकल्स शाया हो रहे हैं, कल तो इनिशियल अपडेट्स आ रही थी ना, फुटेजेस आ रही थी, आज बाकायदा आर्टिकल शाया हो रहे हैं। अल जज़ीरा में मैंने देखा आर्टिकल, फिर TRT वर्ल्ड के ऊपर देखा जहाँ पे बताया जा रहा है कि इमरान खान के सपोर्टर्स जो है वो बड़ी तादाद में एक जगह पे इकट्ठे हुए और उन्होंने एक मैसिव डेमॉन्स्ट्रेशन किया है। तो ये भी एक तरह से ग्लोबल हेडलाइंस में है। अब आ जाइए ग्लोबल हेडलाइंस में बांग्लादेश के हवाले से जो खबरें हैं उनके ऊपर भी बात करनी है, बल्कि एक छोटी सी अपडेट ये कि रऊफ हसन जो PTI के हैं उनकी आज ज़मानत मंजूर हो गई थी दूसरे केस में भी। पहले पीका के केस में हुई थी, फिर उसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से भी आज उनकी ज़मानत मंजूर हुई। फिर कुछ देर में रूबकार जारी हुई, वो अडयाला जेल पहुंचा दी गई। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पता चला कि वहां पर उनके अहल खाना और लोग मौजूद हैं उनको रिसीव करने के लिए। हो सकता है इस दौरान उनको रिहा कर दिया जाए, लेकिन आजकल की रूबकार जिस तरह से जारी होती है और जिस तरह से रिहाई होती है, आखिरी मोमेंट तक पता नहीं चलता जब तक शख्स रिहा होकर चला ना जाए। तो एट द मोमेंट जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे पास फर्दर अपडेट नहीं है, अगर एडिटिंग के दौरान आ गई तो मैं इंक्लूड कर लूँगा। अब आ जाइए ज़रा बांग्लादेश वाले मामले के ऊपर। आज की टॉप 5 हेडलाइंस बांग्लादेश के हवाले से क्या है वो अब जब तक ये इशू चलता है तो थोड़ा थोड़ा वो भी इंक्लूड कर लिया करेंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल जो सबसे पहले सुबह की खबर आई वो ये कि हसीना वाजिद साहबा का जो अमेरिकन वीज़ा था वो मनसूख हो गया, यानी अमरीकी हुकाम ने उनका वीज़ा मनसूख कर दिया कि कहीं ये हमारी तरफ आके असाइलम के लिए अप्लाई ना कर दें या यहाँ पे सियासी पनाह लेने के लिए ना आ जाए। इंडिया ने तो फ़िलहाल उनको किसी सीक्रेट मुकाम के ऊपर बताया जा रहा है, रिपोर्टेडली रखा हुआ है, उनको थोड़ा सा आसरा दिया है और उसके बाद कुछ देर में बताया जा रहा था कि वो बरतानिया के लिए रवाना हो जाएंगी जहाँ पर वो शायद सियासी पनाह ले सकती हैं। तो मुश्किल सूरत हाल रही उनके लिए, बड़ा जुल्म और जबर उन्होंने किया। कोई तवील दौर इक़्तिदार के दौरान 4 मरतबा मुंतखब हुई, लेकिन आवाम को कुछ ना दे सकी सिवाय इसके कि उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती और जबर किया और उसके नतीजे में जो लावा पकता रहा था वो एट द एंड रिटेलिएशन की सूरत में निकला और फिर आवाम पीछे नहीं मुड़े। फिर बल्कि मैं आज देख रहा था तारिक फजल चौधरी का कोई बयान चल रहा था, वो कह रहे थे कि बांग्लादेश के हालात का पाकिस्तान के हालात से मवाजना ही नहीं बनता। तो वो मतलब देखें सहमे हुए किस कदर है कि खुद ही आगे बता रहे हैं कि देखें मवाजना कोई नहीं बनता, अल्लाह करे ना मवाजना बने, यहाँ पे हालात इतने अच्छे हो जाएं कि हम मवाजना करें ही ना। लेकिन क्या करें, लोग ये पूछते हैं, बल्कि मैं ट्वीट्स देख रहा था कुछ इंडियन जर्नलिस्ट की, वो ये कह रहे हैं कि आफ्टर श्रीलंका एंड बांग्लादेश इज़ पाकिस्तान इज़ नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसी सिचुएशन आए, बट ये लोगों को यहाँ की जो रियलिटी है, जो यहाँ पे हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड उससे लाइल्म है या किसी को पता नहीं है। ये मुसलसल जो आवाज़ें उठ रही हैं जिन्हें खामोश कराने की कोशिश की जा रही है, ये सबसे ज़्यादा बुलंद होकर बाहर पहुँच रही हैं। तो ये इस वक्त जारी है। फिर जो दूसरी आज की बांग्लादेश से बड़ी खबर थी, दैट वाज अबाउट खालिदा ज़िया, साबिक वज़ीर आज़म, 2 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुकी है और उनको जिस तरह से सज़ा सुनाई गई, फिर उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। तो एक लंबे अरसे के बाद, ऑलमोस्ट 7 साल के बाद उनको रिहाई मिली। तो गुज़िश्ता रात प्रेसिडेंट ने ऑर्डर जारी किया था उनकी रिहाई का और अब साबिक वज़ीर आज़म को रिहा कर दिया गया है और अब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में वापस आ सकेंगी। फिर जो अब नया वज़ीर आज़म कौन होगा बांग्लादेश का, इसके हवाले से जो एक मजबूत उम्मीदवार बन के सामने आए हैं अब वो हैं डॉक्टर यूनुस, जो कि नोबेल इनाम याफ्ता भी हैं और जो स्टूडेंट तबका है ख़ास तौर पर जिन्होंने ये तहरीक चलाई, उनकी जानिब से इनका नाम नॉमिनेट किया जा रहा है। इनको ये पसंद है और स्टूडेंट्स की ये राय है कि जो फ़ौजी की आदत है वो ज़्यादा देर तक मामलात उनके कंट्रोल में ना रहें और सिविलियन हुकूमत इन मामलात को चलाए। तो इसलिए उन्होंने ये मुतालबा रखा है कि साबिक नोबेल इनाम याफ्ता जो बांग्लादेश के हैं, जो बामरे मजबूरी जिन्हें मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, पेरिस में थे, अब वो बांग्लादेश की बागडोर संभालें। तो उसके लिए उनका वतन वापस आना जो है वो करीब ही है, पेरिस से शायद वो जल्द वापस आ जाएंगे और इतला ये है कि उन्होंने ये ऑफ़र कबूल कर लिया है। आज की एक और अहम और अफसोसनाक खबर भी कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस जो थे बांग्लादेश के, उनकी रिहाइशगाह के ऊपर भी धावा बोला गया और
अभी तक ये दंगे फसाद जो है वो वहाँ पर जारी हैं, लोग अभी तक काम नहीं हो सके, अभी भी रिएक्शन का सिलसिला जारी है और बांग्लादेश के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी रिहाइशगाह के ऊपर धावा बोला गया को तोड़फोड़ भी हुई है। तो इस किस्म की सारी सिचुएशन है। आखिर में जाते जाते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट आप लोगों से करनी है, ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और अमेरिका में मुकीम हैं उन लोगों के लिए ये स्पेशल मैसेज है। आप लोगों के सामने है गज़ा के बच्चों की क्या सूरत हाल है, किस तरह से उन्हें टारगेट किया गया, उनके अहले खाना को किस तरह से टारगेट किया गया और बहुत सारे बच्चे इस वक्त यतीमी किसी सूरत हाल में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और भी उस तरह के और बहुत सारे बच्चे जो ऑर्फन हैं, जो एक तरह से लावारिस हो चुके हैं, उनके टेक केयर करने वाले लोग नहीं हैं। तो अमेरिका की एक फ़ाउंडेशन है ज़कात फ़ाउंडेशन, उनकी जानिब से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए इन ऑर्फन बच्चों की सपोर्ट के लिए। तो अमेरिका के मुख्तलिफ़ शहरों में कुछ इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं, फ़ंड रेजिंग इवेंट्स हैं। बहुत मामूली सी उनकी फ़ीस है। अगर आप इन बच्चों को सपोर्ट करना चाहें तो मेरा ख्याल $20-25 से आप शिरकत कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी अगर आप जाके फ़ंड करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में भी ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, मैं इनकी एक्टिविटीज़ को यहाँ पे भी रिपोर्ट कर चुका हूँ, देख चुका हूँ। तो बहुत अच्छे और जेन्युइन किस्म के लोग हैं इनके साथ जो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। और अगर आप भी अमेरिका में मुकीम हैं तो इनके इनलाइन जो इवेंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है आने वाले दिनों में मैं ख़ुद भी शिरकत करूँ। तो जो इस वक्त शेड्यूल है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा देता हूँ। अगर आप इन शहरों के कहीं आसपास हैं तो ज़रूर शिरकत कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ह्यूस्टन में हो रहा है, तारीख आप साथ देख रहे होंगे, फिर डैलस में है, ऑस्टिन में है, एटलांटा में है और ऑरलैंडो में हो रहा है इनका इवेंट। तो आप लोग ज़रूर इनको सपोर्ट कीजिए। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी इनको फ़ंड कर सकते हैं, वेबसाइट का एड्रेस आपके पास आ रहा होगा। और मैं ख़ुद भी कोशिश करूँगा कि अगर ज़रा टेक्निकलिटीज़ जो हैं वो थोड़ी सी दूर हो जाएं तो मैं भी विज़िट कर सकूं और किसी ना किसी एक आध प्रोग्राम में ना सिर्फ शिरकत करूं बल्कि ख़ुद भी फंडिंग करूं। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। Children of Gaza as the orphans of this ummah. If you are able to support a child in Gaza, you should feel lucky, because if you do or don't, Allah subhanahu wa ta'ala is going to find a way to support these children. We have to be feeling honored if we are able to help these children, because indeed Allah doesn't bless everyone to be able to give and open their hearts. It's not this itself is a blessing.